दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताज़ा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताज़ा अपडेट। वहीं पहली बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की बड़ी मुश्किलें, 7 दिन के लिए बढ़ाई गई पुलिस रिमांड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की पुलिस कस्टडी 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मंगलवार को कोर्ट में पेशी के दौरान क्राइम ब्रांच की ओर से दीप की कस्टडी बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला लिया। इससे पहले भी हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। क्राइम ब्रांच की लंबी पूछताछ में दीप ने लाल किला हिंसा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। जी हां दोस्तों, दिल्ली हिंसा की प्लानिंग का पर्दाफाश करने के लिए क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर बीके सिंह और डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने दीप सिद्धू से पूछताछ की। इसके अलावा किसी बड़ी साजिश की संभावना के मद्देनजर आईबी के अधिकारी भी दीप से पूछताछ में शामिल हुए थे। दीप सिद्धू को 9 फरवरी को 7 दिन की कस्टडी में भेजा गया, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही थी। वह अब 23 फरवरी तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रहेगा। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सिद्धू से 26 जनवरी की हिंसा को लेकर कई सवाल दागे थे। मसलन वह लाल किला हिंसा के किस किस में मिला और कहां गया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दीप ने बताया 25 तारीख को वह सिंधु बॉर्डर के ही पास किसी जगह पर रुका था। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर एक बार फिर बोले पीएम मोदी, कहा किसानों को डराया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बसंत पंचमी के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रावस्ती के महान योद्धा राजा सुलहदेव की 4.2 मीटर ऊंची प्रतिमा निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, बसंत पंचमी को भी आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मां सरस्वती भारत के ज्ञान विज्ञान को समृद्ध करें। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नए कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए छोटे किसानों को लाभ होगा और कई जगहों पर किसानों को लाभ होने भी लगा है। कानूनों को लेकर दुष्प्रचार किया गया और किसानों को हराया है। पीएम मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों का लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा होगा। यूपी में इस नए कानून के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव आ रहे हैं। इस कृषि सुधारों के भलीभांति प्रचार करने की कोशिश की गई है। उन्होंने आगे कहा, यूपी में बेहतर होती आधारभूत सुविधाओं का सीधा लाभ किसानों, गरीबों, ग्रामीणों को हो रहा है। विशेष तौर पर छोटे किसान जिसके पास बहुत कम जमीन है, वो इस योजनाओं में सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली की सीमा पर कम हो रहा किसानों का जमावड़ा, इस नई रणनीति पर हो रहा काम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बीते 83 दिनों से किसान डटे हैं। हालांकि अब गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। बहुत से किसान आपस में गांव जा रहे हैं। बीते महीने जहां हजारों किसान प्रदर्शन स्थलों पर मौजूद थे, वहीं इसके आधे भी धरना स्थल पर नहीं दिख रहे। हालांकि इसके पीछे भी एक रणनीति है। एनडीटीवी की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी किसानों के सामने यह स्पष्ट है, लड़ाई लंबे चलने वाली है। ऐसे में सीमा पर जमे किसानों की संख्या का कम होना उनकी नई रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद आंदोलन को देश के अलग अलग हिस्सों तक फैलाना है। नई रणनीति के तहत देश के सभी राज्यों में बड़ी बड़ी रैलियां करके आंदोलन के लिए समर्थन जुटाना सबसे बड़ा मकसद है। किसान नेता राकेश टिकैत देश भर में महापंचायतों का आयोजन करने की योजना बना चुके हैं। अगले 10 दिनों में वे हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में कई सभाओं को संबोधित कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर बोले पीएम मोदी, कभी विदेशी कंपनियों को बुलाने वाले आज कर रहे हैं कृषि सुधारों का दुष्प्रचार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के बहराइच में राजा सुलहदेव स्मारक का शिलान्यास करते हुए किसान आंदोलन, बंगाल चुनाव से लेकर यूपी तक के सियासी गणित को साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कभी विदेशी कंपनियों को भारत में आने देने वाले लोग आज देसी कंपनियों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। किसान के हित में बने कृषि कानूनों के खिलाफ भ्रम फैलाने में जुटे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। आज गांव का गरीब किसान देख रहा है, उसके छोटे से घर और जमीन को बचाने के लिए कोई सरकार इतनी बड़ी स्कीम चला रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने स्वामित्व योजना के तहत गांव में लोगों को अधिकार देने का काम किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की सियासत को भी साधते हुए कहा, देश के लिए जान न्यौछावर करने वालों को वह नहीं दी गई है जिसके वह हकदार थे। इतिहास बनाने वालों के साथ इतिहास लिखने वालों ने जो अन्याय किया है उसे आज का भारत सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार के पहले पीएम थे। क्या उनके योगदान को वह महत्व दिया गया जो उन्हें मिलना चाहिए था? आज लाल किले से लेकर अंडमान निकोबार तक हमने उनकी पहचान को दुनिया के सामने रखा है। अगली बड़ी खबर, यूपी के मेरठ में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के चल रहे आंदोलन में
अब तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने लिए समर्थन जुटाने की कयावत शुरू कर दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी जय जवान जय किसान के नारे के साथ पश्चिमी यूपी में रैली कर रही है, वहीं अब आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी 28 फरवरी को मेरठ में किसान महापंचायत के नाम पर किसानों को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने 2022 में यूपी और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने का ऐलान किया है। आपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को यूपी का प्रभारी भी बनाया है, जो कि उत्तर प्रदेश में आजकल खासे सक्रिय हैं। इसके साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व दिल्ली सरकार के अंत मंत्री भी यूपी में खासे सक्रिय हैं। वहीं बता दें कि पिछले महीने ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद बैठक में अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि अगले 2 साल में देश में 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये 6 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और गोवा हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है और उसी के तहत ये फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन में आईएसआई की साजिश का बड़ा खुलासा, कई भारतीय पत्रकार भी शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर पाकिस्तान का नाम सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किसान आंदोलन की आड़ में भारत में दंगा कराने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है। इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाथ था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने किसानों के प्रदर्शन को हिंसक रूप देने के लिए खालिस्तानी आतंकियों की बैठक की थी। इसके लिए आईएसआई ने कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका में स्थित पाकिस्तानी दूतावास के जरिए खालिस्तानी आतंकियों के साथ कई राउंड की बैठक की थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में हो रहे किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने के लिए भारत के कुछ ऑनलाइन न्यूज पोर्टल को साजिश में शामिल किया गया था। बैठक में ये फैसला किया गया था उन्हीं न्यूज पोर्टल को प्लान में शामिल करना है जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं और जो वामपंथी विचारधारा के हैं। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को तमिलनाडु में करेंगे भाजपा का चुनावी शंखनाद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को यहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष एल मुरुगन ने सोमवार को यह जानकारी दी है। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के 12 जिलों के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्य समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनसभा के स्थान और समय की जानकारी जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही सीटों को तालमेल कर लिया जाएगा और विधानसभा में भाजपा के प्रतिनिधियों की संख्या 2.5 अंकों में होगी। राज्य की 334 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा का एक भी सदस्य नहीं है। ज्ञात हो कि पिछले महीने नड्डा ने तमिलनाडु का दौरा किया था और कहा था कि राज्य में भाजपा अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के अन्ना द्रमुक के साथ किया गया था। राज्य विधानसभा के चुनाव अप्रैल मई में होने हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक आगामी 21 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेशाध्यक्ष हिस्सा लेंगे। देश में कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद बीजेपी नेताओं की पहली बड़ी बैठक होगी, जिसमें सभी नेताओं की भौतिक मौजूदगी होगी। बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस का खुलासा, 20 से 27 जनवरी तक टिकरी बॉर्डर पर था टूल किट केस का आरोपी शांतनु। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़े टूल किट को शेयर करने को लेकर दिल्ली पुलिस पुणे के जिस इंजीनियर शांतनु मुलिक की खोज में जुटी हुई थी, वह 20 से 27 जनवरी के बीच दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर मौजूद था। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इसका खुलासा किया। पुलिस इस मामले में पहले ही बेंगलुरु की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार कर चुकी है। शनिवार को गिरफ्तार की गई दिशा रवि से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामले में शांतनु मुलुक और निकिता जैकेब अभी भी फरार हैं। पुलिस इन दोनों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी बजट के प्रभावी क्रियान्वयन पर आज कर रहे विचार विमर्श वेबिनार में शामिल हो रहे 200 से ज्यादा लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारभूत क्षेत्र में आम बजट 2021-22 के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक सोमवार को यह जानकारी दी गई थी। पीएमओ के मुताबिक वेबिनार में 200 से ज्यादा सहभागी हिस्सा लेंगे। इसमें बड़े वित्तीय संगठनों और फंडों के प्रतिनिधि, परामर्शदाता व विषय विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रधानमंत्री आधारभूत क्षेत्र में बजट के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इतना आपको बता दें कि सहभागी बुनियादी ढांचा विकास की गति एवं गुणवत्ता में सुधार, उन्नत प्रौद्योगिकी पर बल देने
तथा इस क्षेत्र में और निवेश को आकर्षित करने पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद 2 सत्र होंगे, जिनमें मंत्रालयों के अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे तथा क्रियान्वयन योग्य परियोजनाओं की सूची से लेकर बजट के तीव्र क्रियान्वयन की रूपरेखा तय करेंगे। अगली बड़ी खबर जानिए, बंगाल में किसको मिलेंगी कितनी सीटें, इस बार चलेगा मोदी का जादू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग अब किसी भी दिन चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। सत्ताधारी टीएमसी जहां एक बार फिर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनते देख रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की लीडरशिप में किसी बड़े नेता की चमत्कारी उम्मीद कर रही है। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। जानिए ओपिनियन पोल में किसको कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।